हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज मैं स्टार्ट करूंगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 1। और हम कुछ बेसिक्स को डेवलप करते हुए इस चैप्टर में डीप डाइव करेंगे आगे चलते हुए। तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ कि जो इस इम्पॉर्टेंट होंगे इस चैप्टर को डील करने में। तो सबसे पहले विल डिस्कस अबाउट इनर्शिया। सो इनर्शिया कैन बी डिफाइंड एज, आप लोगों ने सुना भी होगा इनर्शिया का नाम। इनर्शिया कैन बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू मेंटेन द स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। तो अगर मैं डिस्कस करूं कि इनर्शिया क्या होती है तो उसकी मैं बात करूं तो एक बॉडी की, एक ऑब्जेक्ट की, आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी टू मेंटेन द स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। ये यहाँ से ये पता चल रहा है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट अपनी उसकी जो कैपेसिटी होगी कि अपने वो रेस्ट में बने रहना चाहे या मोशन को अपने कंटिन्यू करते रहना चाहे या अपनी डायरेक्शन को चेंज ना करना चाहे या फिर उसी में बने रहना चाहे, ये जो किसी एक ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी होती है वही इनर्शिया कहलाती है। जनरली इनर्शिया इज डेल्ट और विद मास, इसको हम डायरेक्टली मास के साथ प्रोपोर्शनलिटी में देखते हैं। तो जिसका मास ज़्यादा है उसकी इनर्शिया मानी जाती है कि ज़्यादा होगी। इनर्शिया कैन फर्दर बी डिस्क्राइब इनटू 3 कैटेगरीज, जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जैसे मैंने बताया। मान लेते कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही बने रहना चाहेगा, यही उसकी इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाएगी। इफ़ लेट्स कंसिडर देयर इज़ अ कार, अगर वो कार मोशन में है, लेट्स से 20 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, 20 किलोमीटर पर लेट्स से लाइक आर की स्पीड से चल रही है, तो वो उसकी इनर्शिया ऑफ मोशन कहलाएगी। अगर उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल एजेंट वर्क ना करे, किसी भी तरीके से उसमें छेड़छाड़ ना की जाए, तो वो उसकी जो इनर्शिया है वो मोशन की इनर्शिया कहलाएगी। सिमिलरली एक ऑब्जेक्ट है जो अपनी डायरेक्शन को मेंटेन करना चाहता है या सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो डायरेक्शन को नहीं चेंज करना चाहता है, वो उसकी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहलाएगी। बट अगेन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, किसी भी एक ऑब्जेक्ट के रेस्ट या मोशन में होने के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही हम इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वेदर द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और इन स्टेट ऑफ रेस्ट। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक बस है जो कि सिटी बस है या फिर एक कार है जिसमें कि आप बैठे हुए हैं, आपके साथ कुछ को पैसेंजर्स भी बैठे हुए हैं, और वो कार लेट्स से 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड से आपके एक ट्रैक पर या रोड पर चल रही है। जो आपके साथ पैसेंजर्स आपके साथ रेस्ट पर हैं, यानी कि जो पैसेंजर्स आपके साथ बैठे हुए हैं को पैसेंजर्स, वो आपके रिस्पेक्ट में आपको रेस्ट पर दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपनी सीट पर बैठे हैं तो आपके बगल वाला पर्सन भी अपनी सीट पर बैठा हुआ है। सिमिलरली बाकी जो को पैसेंजर्स हैं उन्होंने भी अपनी अपनी सीट को ऑक्यूपाई कर रखा है। बट एक वहीं पर एक ऑब्जर्वर है जो कि रोड पर खड़ा हुआ है, ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, और वो आपकी कार को या फिर बस को 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड से मूव करता हुआ देख रहा है। तो उसके रिस्पेक्ट में अगर आपकी स्पीड या वेलोसिटी देखी जाएगी, दैट विल बी 40 kmph ओनली, 40 किलोमीटर पर आर की मानी जाएगी। इसका मतलब जैसे ही ऑब्जर्वर की ऑब्जर्वर चेंज होगा, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है उसके रिस्पेक्ट में आपकी इनर्शिया या फिर रेस्ट या मोशन की जो एक्सप्लेनेशन है, वो जो टेंडेंसी आपकी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए किसी भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के होने के बाद या किसी एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करने के बाद ही हम स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं आपका यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो देयर आर 2 काइंड ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। वन इज योर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड अनदर वन इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे, तब बात करेंगे। ठीक है, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा फोर्स। तो फोर्स का अभी तक आप लोगों ने पढ़ते आए होंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल पुश और पुल। ठीक है, दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ डेफिनेशन कि पुश या पुल की बात कर रहे हैं। पुश का मतलब होता है धक्का देना, एंड पुल का मतलब है खींचना। किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अगर पुश किया जा रहा है यानी धक्का दिया जा रहा है तो उसके ऊपर पुश एक्ट कर रहा है, और अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को पुल किया जा रहा है, खींचा जा रहा है अपनी तरफ पर्टिकुलरली, तो वो आपका एक पुल फोर्स कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्स होता क्या है। तो फोर्स के लिए पुश या पुल आपने देख लिया, वो एक बड़ी बेसिक से डेफिनेशन है। फोर्स को डिफाइन करने के लिए हम इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इट इज़ एन एक्सटर्नल एजेंट, इट इज़ an external agent that changes or tries to change
स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कौन सी हो गई, जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया कि स्टेट ऑफ रेस्ट हो सकती है, स्टेट ऑफ मोशन हो सकती है, स्टेट ऑफ डायरेक्शन हो सकती है। इसमें एक दो पॉइंट्स और कर सकते हैं कि लाइक वो डिस्टॉर्शन भी कॉज कर सकता है, ऑब्जेक्ट के शेप या साइज में चेंज कर सकता है। ऑल विल बी ड्यू टू दिस एक्सटर्नल एजेंट ओनली। तो force can be defined as an external agent that changes or tries to change the state of an object which is your state of motion, state of rest and state of direction, distortion and all everything। अगर मैं इस नेचर में पाए जाने वाले कई सारे फोर्सेस को कैटेगराइज करूं और मेजर कैटेगरीज बनाऊं, तो दे कैन फर्दर बी कैटेगराइज इनटू मेनली 4 कैटेगरीज। वन इज योर electrostatic force, one is your gravitational force, and there are 2 more categories which are strong and weak nuclear forces। तो अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कैटेगरी में टेंशन फोर्स, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जैसे कि किसी एक स्ट्रिंग से उसे या किसी एक थ्रेड से बात करके लटकाया गया है या उसे पुल किया जा रहा है, तो वहाँ पे एक टेंशन फोर्स आएगा। सिमिलरली किसी रोप से किया जा रहा है, वहाँ टेंशन फोर्स आएगा। एक स्ट्रिंग फोर्स, दे ऑल विल लाई इनटू द कैटेगरी ऑफ अ टेंशन फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो आपको पता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट अपनी ग्रेविटी की वजह से, किसी भी एक ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी की वजह से अगर वो फॉल करता है, दिस काइंड ऑफ फोर्सेस विल बी नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। जिसमें हम लोग सबसे ईजीएस्ट एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल इज ईजिली विजिबल, इसलिए हम उसकी बात करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में जैसे कि हम बात कर सकते हैं वेट की बात करें, किसी एक ऑब्जेक्ट का वेट है एंड ड्यू टू दैट वेट इट ऑलवेज ट्राइज टू फॉल डाउन ऑन टू द अर्थ सरफेस, वो हमेशा उसके ऊपर गिरना चाहता है। और इसी तरह 2 और कैटेगरीज है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की कैटेगरी। तो स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की बात करूं तो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस पहले देखते हैं। दीज एक्ट्स बिटवीन द अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स के बीच में अगर कोई लगता है तो उस तरह के जो फोर्सेस हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बीच में अगर हम देखें तो वो कहलाते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स की मैं बात करूँ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो दे एक्ट्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ इनसाइड द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स होते हैं। इनके बीच में इस न्यूक्लियस के अंदर चूंकि ये लाई करते हैं और ये बांध के रखता है उस न्यूक्लियस को, वो एक बाइंडिंग फोर्स की तरीके से एक्ट करता है, इस वजह से इसको एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। तो फोर्सेस जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, इस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, दे कैन मेजरली बी डिस्क्राइब्ड इनटू द 4 कैटेगरीज: इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। अब नेक्स्ट में बात करूं तो अब हमारे पास आता है लॉज ऑफ मोशन। तो पहली लॉ ऑफ मोशन को हम लोग गैलीलियोज लॉ, इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, और यही हमारा गैलीलियोज लॉ ऑफ मोशन भी कहलाता है। मोशन भी कहलाता है, बट मेजरली चूँकि सारा कुछ मतलब चीज़ें इसके डिराइव की थी न्यूटन ने, तो इसलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के नाम से इसे जानते हैं मेजरली। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमें बताता क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमें ये बता रहा है कि अगर मान लीजिए कि किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कई सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और अगर उन सब का वेक्टर समेशन, चूँकि आपको पता है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो उन सब का अगर वेक्टर समेशन ले लें, वेक्टर sum of all the forces acting on an object is 0। अगर vector summation of all the forces acting on an object is 0, then the object will be अनएक्सेलरेटेड। तो ऑब्जेक्ट अनएक्सेलरेटेड होगा, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट के पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि हम अनएक्सेलरेटेड करें यानी एक्सेलरेशन वहाँ 0 होना चाहिए। इसी को हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने वाला ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। डायरेक्टली अगर मैं a = 0 करता हूँ, या फिर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर भी हो सकता है।
तो अगर क्यूमुलेटिव तरीके से देखें तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट इज जीरो, देन only then the particle remains unaccelerated, that is state of rest, or moves with a constant velocity. ये इसका हमारा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हुआ. अब इसको मैथमेटिकली जरा उसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं. मैथमेटिकली जरा इसे डिड्यूस करें, क्या होगा. ये हमें बता रहा है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, लेट से बहुत सारे फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट कर रहे हो, किसी एक पार्टिकल के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उन सब का समेशन मैंने जीरो ले लिया बिकॉज वेक्टर समेशन की हम बात कर रहे हैं. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. then when only then the particle will be, अगर ये f net की वैल्यू समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस ceases to be zero, then and only then the particle will be assumed to be unaccelerated, यानी कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो होगा. और इस एक्सेलरेशन का मतलब हम ये भी निकाल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा, या फिर वो ऑब्जेक्ट या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, या फिर ऑब्जेक्ट ईदर द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट or moving with a constant velocity. या तो ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे होगा, या पार्टिकल रेस्ट पे होगा, और या फिर वो मूव कर रहा होगा एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ. ये जो हमारी कंडीशन कहलाएगी, यही हमारे न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्क्राइब कर रही है. अब आइए, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हम लोग बात कर रहे थे. तो अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करूं, वहाँ मैंने आपको दो कैटेगरीज बताई थी. फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मैंने आपको दो कैटेगरीज बताई थी. एक बताया था मैंने आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कैटेगरी, दैट वाज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अब यहाँ पे मैं FOR लिख रहा हूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस को. एक मैंने बताया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा मैंने बताया था नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो अब देखिए, जब भी हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के वैलिड होने की बात करेंगे तो हमेशा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विल बी वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओनली विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओनली. ये केवल और केवल न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड होगा, एंड नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड नहीं होगा. जरा इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं. जैसे समझिए, मान लेते हैं, लेट्स कंसीडर कि एक लिफ्ट है. एक लिफ्ट के अंदर में एक पर्सन खड़ा है, एक ऑब्जर्वर खड़ा है, और लेट्स से ये वो पर्सन है जो खड़ा हुआ है एक लिफ्ट के अंदर में, और यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, या कोई भी एक ऑब्जेक्ट आप मान सकते हैं. लेट्स से कि एक बल्ब लगा हुआ है. अब ये लिफ्ट किसी एक वायर से, ऑब्वियसली किसी एक रोप से कनेक्टेड होगी, और यहाँ पे इसे देखा जा रहा है. एक पर्सन है जो कि ग्राउंड पे खड़ा है, एक दूसरा ऑब्जर्वर. ये है हमारा ऑब्जर्वर 1, दिस इज माई ऑब्जर्वर 1, और एक मैं ग्राउंड पे बना देता हूँ जो कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ग्राउंड से देख रहा है. ये है हमारा ऑब्जर्वर 2. दोनों ने ही लिफ्ट को अगर देखा जाए, मान लेते हैं कि लिफ्ट इज कमिंग इनटू द डाउनवर्ड डायरेक्शन मान लेते हैं. तो आपको भी पता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ अर्थ के तरफ आता है तो उसका एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है. कोई भी ऑब्जेक्ट जब अर्थ उसे पुल करती है अपनी ग्रेविटी की वजह से, तो जो इससे एक्सेलरेशन होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दैट इज़ 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये इतना होता है. तो हमारे पास दो ऑब्जर्वर हैं. अब मैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करूं तो देखिए, अगर मैं इस बल्ब की बात करूं तो विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर 1, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 1 अगर मैं इसे देखूं तो ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में जो हमारा बल्ब है, चूंकि ऑब्जर्वर 1 लिफ्ट के साथ है और लिफ्ट हमारी लेट्स से 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ फॉल कर रही है, तो सिमिलरली अगर मैं देखूं तो ये जो बल्ब है उस लिफ्ट या उस ऑब्जर्वर के साथ आ रहा है. तो विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर 1 द बल्ब इज इन कह लीजिए स्टेट ऑफ रेस्ट.
तो बल्ब स्टेट ऑफ रेस्ट में है ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में, बिकॉज दोनों ही उस लिफ्ट में है और लिफ्ट एक साथ 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के स्पीड से नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, एक दूसरा एक ऑब्जर्वर है जो कि ग्राउंड पे है, वो लिफ्ट को आता हुआ देख रहा है और उसी के रिस्पेक्ट में अर्थ के रिस्पेक्ट में, चूंकि वो अर्थ के साथ है तो अर्थ के रिस्पेक्ट में वो लिफ्ट आप उसको नीचे आती हुई दिखाई दे रही है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के स्पीड से, अगर फ्री फॉल में उसे छोड़ा गया है, समहाउ इट इज कमिंग हियर। ठीक है, तो ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट जब ऑब्जर्वर 2 देखता है तो ऑब्जर्वर 2 ये देखता है कि लिफ्ट 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रही है। इट मीन्स कि उसके ऑब्जर्वर 2 के रेफरेंस में जिस प्लेन में वो खड़ा है या जिस इनर्शियल फ्रेम में वो है, जिस इनर्शियल फ्रेम में है वो है, उसके रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट की हैज़ अ सर्टेन एक्सेलरेशन। और अगर एक्सेलरेशन हम लोगों ने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ये पढ़ा, इफ एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, इफ एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस डिनोट द फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी फोर्स भी उसके ऊपर जीरो नहीं होगा। जबकि हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि इफ sum of all the forces acting on an object or a particle is zero, then and only then the particle remains unaccelerated, that is remains at the state of rest or moves with a constant velocity. And vice versa is also true कि अगर मान लीजिए कि आपका एक ही वैल्यू ज़ीरो है तो उसके ऊपर फोर्स भी ज़ीरो कंसीडर किया जाएगा। बट ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में जो हमने देखा, तो हमने ये पाया कि ऑब्जर्वर 2 ये ऑब्जर्व करता है कि जो एक्सेलरेशन ऑफ दैट लिफ्ट है इट इज़ नॉन ज़ीरो का मतलब ये होगा कि फोर्स उसके ऊपर एक्ट करने वाला ज़ीरो नहीं होगा। इट मीन्स कि अब बात यहाँ पे टोटल कंक्लूड करने की ये है कि कभी भी न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यहाँ हमें ये चीज़ नोट डाउन करने की है, न्यूटन्स फर्स्ट law of motion is valid only in an inertial frame of reference। और इस चीज़ को हम लोग नोट डाउन करके एक ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। और ये इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए जाना बिकॉज जब तक हम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसे नहीं देखेंगे तब तक हम इसे ज़ीरो नहीं बोल सकते हैं, तब तक हम उस ज़ीरो नहीं मीन्स तब तक हम अप्लाई नहीं कर सकते न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। वी कांट अप्लाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सो एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके रिस्पेक्ट में या जिसके साथ न्यूटन्स first law of motion is valid, Newton's first law of motion is valid, is known as an inertial frame of reference। वो कहलाता है inertial frame of reference। और बाकी जितने भी हमारे frame of references हैं वो सारे के सारे जिसमें वो valid नहीं है, those all will be known as non-inertial frame of reference। जब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हो रही है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है, क्या यहाँ पे एक चीज़ नोट डाउन करने की है, क्वेश्चन नहीं बनता है, एक चीज़ नोट डाउन करने की है कि अर्थ is considered as an inertial frame of reference। अर्थ इज कंसीडर्ड एज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्चुअली में अर्थ इज़ अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, इतना ज़्यादा उसमें चेंजेस, बिकॉज जो समेशन होता है वो नॉन ज़ीरो से या ज़ीरो से इतना ज़्यादा भी डिफर नहीं करता है, इट इज़ नॉट टू डिफरेंट फ्रॉम द ज़ीरो। और इस वजह से अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर की जाती है। और ये अप्रॉक्सीमेशन है वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल और वाइल सॉल्विंग एनी डिड्यूसिंग एनी थॉट, तो उस केस में हम अर्थ को एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं। यहाँ पे एक बात और आती है, क्या और भी ऑब्जेक्ट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकते हैं? तो यस, जितने भी हमारे फ्रेम्स हैं जो कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से विद रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ मूव करते हैं, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेट्स से अगर कोई भी दूसरा
फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से विद रिस्पेक्ट टू दैट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव करता है, तो वो सारे के सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे यहाँ जो हमें पढ़ना है वो है हमारा न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसकी जो हम बात करते हैं, तो अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूँ तो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें ये स्टेट करता है दैट the net external force acting on an object, the net acting on an object is sorry, let me just remove this बिकॉज कुछ टर्न ऑन था, इस वजह से इट्स फाइन। ठीक है, दोबारा से मैं इसे लिखता हूँ। द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट is directly proportional to rate of change of linear मोमेंटम। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें स्टेट करता है दैट नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसी चीज़ को दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं हम लोग, और अगर मैं और करके बात करूं तो ये लिख सकते हैं द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल व्हेन considered from an inertial frame of reference, FOR यहाँ पे मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिनोट किया है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज गिवन बाय और इज इक्वल टू sum of all the forces divided by its mass। तो देखिए, जनरली हम लोगों ने जो इक्वेशन पढ़ रखी है वो हम लोगों ने ये पढ़ रखी है F इज इक्वल टू एम ए, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। जनरली जो हम न्यूटन सेकंड लॉ की जब भी बात आती है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जब भी बात आएगी, तो हम लोगों ने ये इक्वेशन पढ़ रखी है। बट मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये हर बार हमेशा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये इसको वैलिड नहीं कर रहा है, मतलब हर बार ये नहीं नेसेसरली ट्रू है। ये तब ट्रू है जब हमारा मास कांस्टेंट हो, देन ओनली इट इज़ ट्रू। तो अगर मास नहीं कांस्टेंट है तो हम पहले स्टेटमेंट से जाते हैं। स्टेटमेंट ने हमारा ये बोला कि जो मैंने पहला स्टेटमेंट लिखा था या दूसरा स्टेटमेंट लिखा था, वो दूसरा वाला तो डायरेक्टली इसको बता रहा है, बट मैं जो पहला स्टेटमेंट मैंने लिखा उसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं जाऊँ तो जितना भी हमारा नेट एक्सटर्नल फोर्स है एफ नेट, ये क्या डिनोट कर रहा है? दिस इज डिनोटिंग दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू द टाइम हमारा जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, वो कैसे चेंज हो रहा है। अब आपको पता होगा कि लीनियर मोमेंटम को अगर हम लोग p से डिनोट करें, ऑब्वियसली इट इज़ ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ये गिवन होता है मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, विच इज़ m इंटू v होता है। तो चलिए लेट्स रिड्यूस दिस। तो हम लिखते हैं यहाँ पे इट इज़ योर dp अपॉन dt, और अगर मैं इसे लिखूँ तो d बाई डी टी ऑफ मास इनटू वेलोसिटी लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो डिफरेंशिएशन दोनों के तरीके से हमें किया जाना चाहिए। एक बार वेलोसिटी को कांस्टेंट लेके, एक बार मास को कांस्टेंट लेके, इसे हम लोग प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो एक बार आप मास को कांस्टेंट लीजिए, दूसरी बार आप वेलोसिटी लीजिए।
कांस्टेंट, तो एफ नेट कैन फर्दर बी रिटन एज, आप मास को कांस्टेंट लेते हैं तो आ जाएगा मास इंटू डी वी अपॉन डी टी, प्लस अगर आप वेलोसिटी को कांस्टेंट लेते हैं तो आपके पास आएगा डी एम अपॉन डी टी। अब ये इसका करेक्ट कंप्लीट फर्स्ट स्टेटमेंट का, ये न्यूटन के सेकंड लॉ का ये वाला हमारा कंप्लीट फार्मूला बनता है। ये वो कंप्लीट फार्मूला है जो कि यहाँ से डिड्यूस होना चाहिए। अगर यहीं से हमारा मास कांस्टेंट हो जाता तो यहाँ पे कंडीशन आएगी, देयर विल बी अ कंडीशन, इसे मैं दूसरे तरीके से डिनोट करता हूँ, इफ मास इज कांस्टेंट और नॉट वेरिंग with respect to time, then क्या हो जाएगा, dm अपॉन dt विल बी इक्वल टू 0। चलिए एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि आपका एक कंटेनर है या एक बॉक्स है जिसके अंदर आपने टैप ऑन कर दिया और 5 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर हर मिनट या हर सेकंड अगर देखें तो आपका मास उसमें ऐड ऑन हो रहा है। इसका मतलब मास वेरिएबल है। अगर मास वेरिएबल होगा तो हमारे ये कंप्लीट इक्वेशन वैलिड होना चाहिए, कंप्लीट इक्वेशन वैलिड होना चाहिए। और अगर मास वेरिएबल नहीं हुआ देन dm by dt विल बी इक्वल टू 0, एंड इफ dm by dt विल बी इक्वल टू 0 देन ओनली वी कैन से f net इज इक्वल टू m इंटू dv अपॉन dt। और अब मुझे पता है dv अपॉन dt क्या है, dv upon dt here gives the rate of change of velocity which further denotes the acceleration. So you can finally say f net is equal to mass into acceleration. आगे हम इसके ऊपर दूसरे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और तब हम उसे वहाँ पे देखेंगे। अब आ जाते हैं हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताता है कि फॉर एवरी action there are equal and opposite reactions. So let's write it again. For every action there is an equal and opposite reaction. अब जब इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन की बात करें हम लोग तो यहाँ पे एक चीज़ जो जानने वाली हमें समझने वाली है, these action and reaction pairs must act on different bodies. Action and reaction pairs must act on डिफरेंट बॉडीज। ये एक्शन एंड रिएक्शन जो पेयर होंगे ये डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर वर्क अपॉन करने चाहिए, डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर होने चाहिए। तो ये जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक टर्म आएगा यहाँ पे, वो है फ्री बॉडी डायग्राम का, फ्री बॉडी डायग्राम का, जिससे हम लोग शॉर्टकट में FBD के नाम से जानते हैं, FBD के नाम से जानते हैं। जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तब हमें ये क्लियर होगा कि किस हम एक्शन रिएक्शन पेयर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम किस चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम कि किसी भी एक टेबल के ऊपर या सरफेस के ऊपर, लेट्स कंसीडर किसी एक सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट या एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब वो ब्लॉक रेस्ट पर है, मान लेता हूँ यहाँ पे ये रेस्ट पर है, ये ब्लॉक रखा हुआ है। लेट्स एज्यूम कि इस ब्लॉक का जो वेट है वो W है, मास m है, ये इसके ऊपर एक्ट कर रहा है। चलिए अब इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम हम बात करते हैं, और जब हम फ्री बॉडी डायग्राम की मैं बात करूँ तो फ्री बॉडी डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जिसमें कि हम उस ऑब्जेक्ट को सारे जितने भी ऑब्स्टिकल्स होंगे, जितने भी सरफेसेस होंगे, अगर उन सबसे हम फ्री कर दें
उस उन सारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस से या कॉन्टैक्ट सर्फेसेस से फ्री कर दें, और ऑब्जेक्ट जब फ्री हो जाए उस समय अगर उसका डायग्राम बनाया जाए, उसको एनालाइज किया जाए दैट हाउ मेनी फोर्सेस आर नाउ एक्टिंग ऑन दोस दैट ऑब्जेक्ट, तब वो डायग्राम कहलाता है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहूँ तो मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए कुछ इस तरीके से करना होगा। इस ब्लॉक को मैंने अलग कर लिया, इस ब्लॉक को मैंने अलग कर लिया। इस ब्लॉक के पास एक सेल्फ वेट था जिसे हम लोग W से डिनोट कर रहे थे, और अगर इसका मास m था तो वो सेल्फ वेट mg इस तरीके से एक्ट कर रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में। चूंकि ब्लॉक एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ था, इस वजह से जो वो सरफेस था वो एक मान लेता हूँ कि वो सरफेस इस ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा था। लेट्स डिनोट दैट नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस m। क्योंकि उस सरफेस के ऊपर रखा हुआ था तो ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रही थी, उस सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रही थी, जिसको कि सेम चीज़ है। सरफेस ब्लॉक के ऊपर अप्लाई कर रहा था वही नॉर्मल रिएक्शन, और ब्लॉक सरफेस के ऊपर अप्लाई कर रहा था। तो ये हमारा जो फ्री बॉडी डायग्राम बना, ये तो ऑब्जेक्ट का हो गया। इसी चीज़ को यहाँ पे भी दिखा दिया जाता है, सेम चीज़ को डिनोट करते हुए यहाँ दिखा दें, उसी सेम चीज़ को लोग n यहाँ दिखा देते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीज़ वही दिखाई जा सकती है। अगर मैं इसे यहाँ से रिप्लेस कर दूँ, इस जगह से रिप्लेस कर दूँ, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, सेम चीज़ को वहाँ दिखाया जा सकता है। अब अगर मैं सरफेस की बात करूँ तो ये हमारा सरफेस था, लेट्स से दिस वाज माय सरफेस। इस सरफेस के ऊपर एक कॉन्टैक्ट, चूँकि ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ था, तो चूँकि सरफेस ने ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई किया, तो ब्लॉक भी सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, एक ब्लॉक भी एक सरफेस के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं mg के टर्म में बात करूँगा तो भी मैं समझाऊंगा। अगर यहाँ पे एक चीज़ कंसीडर करने वाली ये है, यहाँ पे एक चीज़ जो हमें कंसीडर करने वाली है वो ये है कि मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको डिनोट करता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ जो हमारी कंसीडर करने वाली वो ये है कि देखिए, यहाँ एक नॉर्मल रिएक्शन लगी, अगर एक एक्शन हुआ, इट्स नॉट विजिबल दो, अगर यहाँ पे एक एक्शन हुआ, एक्शन ये था कि सरफेस ने ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाई, तो सिमिलरली ब्लॉक ने भी सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाई। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन लगी हुई है वो दोनों ही सरफेसेस डिफरेंट है। ये हो गया आपका सरफेस जिसके ऊपर ब्लॉक रेस्ट कर रहा था, और ये हो गया ब्लॉक जिसके ऊपर सरफेस ने फोर्स अप्लाई किया। तो यहाँ पे जो एक्शन रिएक्शन बनी हमारी नॉर्मल रिएक्शन की, वो हमारी दो डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर है। सिमिलरली अगर मैं मास ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात करूं तो वो mg फोर्स नीचे लग रहा था, mg फोर्स नीचे लग रहा था, तो इसका मतलब अर्थ ऑब्जेक्ट को पुल कर रही थी, ठीक है। mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था। सिमिलरली ऑब्जेक्ट भी अर्थ के ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा, सेम फोर्स which will have the amount of mg only और w only, जो कि उसका सेल्फ वेट। यहाँ पे भी एक चीज़ ये कंसीडर करने वाली है, हमारी देखने वाली है कि यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो एक्शन रिएक्शन पेयर्स बन रहे हैं, बिकॉज ये दोनों ही ऑब्जेक्ट जो mg फोर्सेस लगे हुए हैं, ये दोनों टू डिफरेंट बॉडीज़ पर एक्ट कर रहे हैं, कुछ और एग्जांपल से हम फ्री बॉडी डायग्राम को जरा सा एक बार ध्यान से देखते हैं। कुछ और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ फ्री बॉडी डायग्राम इज़ मेड और हाउ द फ्री बॉडी डायग्राम एक्ट्स, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम समझते हैं। इसका नाम अगर आप देख रहे हैं तो इसका नाम है फ्री बॉडी डायग्राम। इट मीन्स कि आपको अपने ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से फ्री कर देना है, फ्री फ्रॉम all the supports or any contact surfaces। हर तरह के कॉन्टैक्ट सरफेसेस से या सपोर्ट से आप अपने ऑब्जेक्ट को अगर फ्री कर देते हैं, उस तरह अगर उसके बाद उसका डायग्राम बनाते हैं तो हमारा वो फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है। चलिए कंसीडर करते हैं जरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। एक दो ऑब्जेक्ट्स को या दो ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं कुछ इस तरीके से।
मान लेते हैं एक मास m1 रखा हुआ है एक सरफेस है, लेट से फ्रिक्शनलेस सरफेस की हम बात कर रहे हैं, अभी हम फ्रिक्शन कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम केवल फ्रिक्शनलेस सरफेसेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मान लेता हूँ एक मास m1 है, इस तरीके से कुछ रखा हुआ है, और इसी के साथ लगा हुआ एक मास m2 यहाँ पे रखा हुआ है। लेट्स कंसीडर ये मास m2 है, दिस इज़ माई मास m2। और जो चलिए इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, इसके अंदर की जो ये लाइनिंग्स है इनको रिमूव कर देता हूँ। लेट्स कंसीडर ये मास m2 है, और ये मास m2 भी किसी एक सरफेस के कांटेक्ट में रखा हुआ है। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। सबसे पहले मैंने यही बता दिया, आपको क्लेम कर दिया कि फ्रिक्शनलेस सरफेसेस की बात कर रहे हैं। अब इनका हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए मिलता है। तो पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते समय, फर्स्ट थिंग इज़ कि आप सरफेस को उसका नाम देख लीजिए, उसका नाम ही यही है। आप सरफेस को हर तरह के कॉन्टैक्ट फोर्सेस से, हर तरह के सपोर्ट से आप फ्री करेंगे। तो मान लेता हूँ कि ये m1 ऑब्जेक्ट है मेरा, इसको मैंने फ्री कर लिया, और यहाँ पे मेरा एक m2 ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको फ्री कर दिया, पूरी तरह से फ्री कर दिया। जब मैं m1 और m2 ऑब्जेक्ट्स को पूरी तरह से फ्री कर लूँगा तब इनको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़, m1 एंड m2 बोथ आर केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखे हुए हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि जो सरफेस है वो भी ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पे आप सरफेस भी ड्रॉ कर लीजिए, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर ये रखे हुए हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली है, हम लोगों ने ऑलरेडी भी देख लिया कि आपको पता है कि जो सेल्फ वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। कोई भी ऑब्जेक्ट पुल होता है तो वो नीचे की तरफ m1g एक्ट कर रहा होगा। क्योंकि मैं अर्थ के रिस्पेक्ट में नहीं बना रहा हूँ, मैं सरफेस की केवल बात कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, ये जो सरफेस है ये एक n1 फोर्स लगा रहा होगा, जिसको मैं यहाँ पे कहीं दिखा देता हूँ। m1g के ऊपर मैं n1 फोर्स दिखा रहा हूँ, जो कि एक रिएक्शन फोर्स जनरेट होगा सिंस सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट विद द ब्लॉक, और ब्लॉक को वो सपोर्ट देने के लिए एक रिएक्शन फोर्स वहाँ पे लगा रहा हो। अगर एक रिएक्शन या एक्शन फोर्स आया, इट मीन्स कि वहाँ पे एक सरफेस के ऊपर भी सेम काइंड ऑफ फोर्स n1 एक्ट कर रहा होगा, सेम काइंड ऑफ फोर्स यहाँ पे n1 एक्ट कर रहा होगा। एक चीज़ और ध्यान से देखिएगा कि m1 ब्लॉक m2 ब्लॉक के साथ भी अटैच है, m1 ब्लॉक m2 ब्लॉक के साथ भी अटैच है, और अगर m1 ब्लॉक m2 ब्लॉक के साथ अटैच होगा तो वो उसके ऊपर भी एक कांटेक्ट फोर्स या रिएक्शन फोर्स वहाँ पर जनरेट हो रहा होगा। m1 अगर m2 के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा तो m2 भी m1 के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, जो कि यहाँ पे कुछ इस n2 के फॉर्म में दिखाई देगा। n2 के फॉर्म में n2 यहाँ पे ये दिखा रहा है कि m2 ब्लॉक जो इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, सिमिलरली m1 भी m2 के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, जिसे हम n2 के नाम से डिनोट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मैं डिनोट करूँगा तो मुझे पता है कि एक इसका सेल्फ वेट एक्ट कर रहा होगा m2g, और जो नीचे का बिलो सरफेस है, चलिए मैं इसी कलर से दिखा देता हूँ, वो इसके ऊपर एक n3 लेट से फोर्स, रिएक्शन फोर्स दिखा रहा है। तो यहाँ पे ब्लॉक भी इसके ऊपर एक n3 फोर्स लगा रहा होगा। सिमिलरली अब एक चीज़ और देखने वाली है यहाँ पे, चूँकि m2 ब्लॉक इज़ इन कॉन्टैक्ट विद अनदर सरफेस, किसी एक और सरफेस के कांटेक्ट में है, तो इसका मतलब ये जो सरफेस वर्टिकली कांटेक्ट में m2 आ रहा है, वो भी इस m2 के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा, एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, जिसमें लेट से n4 से दिखा देता हूँ, और रिटर्न में या रिवर्स में m2 भी इस सरफेस के ऊपर, वर्टिकल वाले सरफेस के ऊपर एक n4 रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, या अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेरीज ला सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही हों। आगे भी हम फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में कुछ और चीज़ें और भी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट कंडीशंस का फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस यहीं पे मैं वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू।